नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, कहानी उन ब्रिटिश कानूनों की जिन्होंने सिर्फ 4 दशकों में आधुनिक भारत और पाकिस्तान की पूरी तकदीर ही लिख डाली। और देखिए, ये सिर्फ सूखी तारीखें या फैक्ट्स नहीं हैं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे कागज पर लिखे कुछ शब्द एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे कानूनों की एक पूरी सीरीज ने इतने बड़े साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर दिया। चलिए एक एक करके उन कानूनी मोड़ों को समझते हैं जो हमें एक ऐसे अंजाम तक ले गए जिसकी शायद कल्पना तो कुछ ही लोगों ने की थी, पर जिसका असर हम सब पर पड़ा। तो हमारी ये पूरी कहानी इन 4 बड़े कानूनी पड़ावों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले 1909 का कानून, जिसने जाने अनजाने में बंटवारे के बीज बो दिए। फिर आएगा 1919 का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझौता। उसके बाद 1935 का वो विशाल ब्लूप्रिंट जिसने भविष्य की नींव रखी। और आखिर में 1947 का वो कानून जिसने आज़ादी और बंटवारा दोनों को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है और माहौल ना एकदम गरमाया हुआ है। एक तरफ भारतीय हैं जो कह रहे हैं हमें अपना शासन चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, और दूसरी तरफ है अंग्रेज जो किसी भी कीमत पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। बस इसी खींचतान ने पहले बड़े कानूनी दांव पेंच की जमीन तैयार कर दी। और यहीं पर एंट्री होती है 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की, जिसे हम सब मॉली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब देखिए, इसे पेश तो ऐसे किया गया जैसे ये कोई मीठी गोली हो जो बढ़ती हुई मांगों को शांत कर देगी, लेकिन असल में ये एक ऐसा प्याला था जिसमें एक ऐसा जहर भी मिला हुआ था जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस कानून को समझने का ना सबसे आसान तरीका है गिव एंड टेक पॉलिसी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक हाथ से तो भारतीयों को शासन में थोड़ी और भागीदारी दी, लेकिन दूसरे हाथ से उन्होंने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी रणनीति बनाई जो उन्हें आपस में ही बांट देगी। तो सवाल है, उन्होंने दिया क्या? पहली चीज, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज लगभग 4 गुना बढ़ा दिया गया। मतलब अब ज्यादा भारतीय अपनी आवाज उठा सकते थे। और फिर एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट आया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी सिंबॉलिक जीत थी। लेकिन अब बात करते हैं उस टेक वाले हिस्से की जो उन्होंने वापस ले लिया, या यूं कहें कि जो चाल उन्होंने चली। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देंगे। और ये कोई मामूली चुनावी नियम नहीं था, ये राजनीति की जमीन में धर्म का बीज बोने जैसा था। और इस एक कदम का असर क्या हुआ, ये कोटेशन इसे बिल्कुल साफ कर देता है। कहा गया कि इस एक एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, मतलब सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया। और लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त के वाइसरॉय थे, वो बन गए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। बंटवारे के बीज अब ऑफिशियली बो दिए गए थे। ठीक है, तो अब कहानी में 10 साल आगे चलते हैं। साल है 1919। भारत में राष्ट्रवाद की लहर और तेज हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1 का प्रेशर अलग है। तो अंग्रेज एक और कानून लेकर आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। कहने को तो ये 1909 की गलतियों को सुधारने की एक कोशिश थी, या कह सकते हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा था। और यहाँ भी हमें वही पुराना गिव एंड टेक वाला पैटर्न देखने को मिलता है। वादा किया गया कि अब और ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी, खासकर प्रोविंसेस के लेवल पर। लेकिन हकीकत तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सच कहूं तो पहले से भी ज्यादा बांटने वाली निकली। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शुरू किया जिसे डायरकी यानी द्वैध शासन कहा गया। अब ये था क्या? सिंपल भाषा में प्रांतों के सारे सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांट दिया। एक लिस्ट ट्रांसफर्ड, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे डिपार्टमेंट थे, वो दे दी गई इंडियन मिनिस्टर्स को। लेकिन असली पावर जैसे फाइनेंस, पुलिस, वो सब रिजर्व्ड लिस्ट में गवर्नर और उसकी ब्रिटिश काउंसिल के पास ही रही। मतलब ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग और बेकार का समझौता था जो फेल होना ही था। और वो जो बांटने वाली स्ट्रैटेजी थी, उसका क्या हुआ? उसे तो और भी मजबूत कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब उसे सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यहाँ तक कि यूरोपियंस के लिए भी लागू कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब पूरे जोरों पर थी।
भारतीय समाज को पॉलिटिकली और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा था। जाहिर है भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस खेल को फौरन समझ लिया। एनी बेसिन ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये रिफॉर्म्स इंग्लैंड द्वारा पेश किए जाने या भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के लायक ही नहीं हैं। और उनके ये शब्द उस समय की आम भावना को दिखाते हैं कि ये सुधार नाकाफी थे और एक तरह से अपमानजनक भी। अब हम आते हैं हमारी कहानी के तीसरे और शायद सबसे बड़े पड़ाव पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाया गया अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड कानून था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत के संवैधानिक भविष्य को डिजाइन करने की अंग्रेजों की आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश थी। इसके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स, मतलब एक बहुत ही भारी भरकम डॉक्यूमेंट। और मजे की बात यह है कि आज जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया है। तो इसमें था क्या क्या? पहली बात, इसने प्रांतों में उस कंफ्यूजिंग डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया और उन्हें काफ़ी ऑटोनॉमी दी। दूसरा, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल रखा और पावर्स को सेंटर और प्रांतों के बीच डिवाइड किया, कुछ वैसा ही जैसा आज होता है। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। तो आप देखिए, ये लगभग एक आज़ाद भारत का ब्लूप्रिंट था, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। फाइनल कंट्रोल अभी भी लंदन में ही बैठा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के फाइनल एक्ट पर, क्लाइमैक्स पर। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, ब्रिटिश एम्पायर कमजोर पड़ चुका है और भारत में आज़ादी की लहर अपने पीक पर है। ये जो कानूनी सफ़र हमने देखा वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। सीन में एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबैटन की, भारत के आखिरी वाइसरॉय, और उन्हें एक ही मिशन दिया गया था, जितनी जल्दी हो सके पावर ट्रांसफर करो। लेकिन सवाल था कैसे? पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरना नामुमकिन लग रहा था। 1947 में तो चीजें बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ीं। माउंटबैटन पहले एक प्लान बाल्कन लेकर आए, लेकिन नेहरू ने उसे ये कहकर सिरे से खारिज कर दिया कि ये तो देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर आया 3 जून प्लान, जिसमें सीधे सीधे पार्टीशन का प्रस्ताव था। और दुख की बात यह है कि उस वक्त के जो हालात थे उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मान लिया, और बस इसी प्लान ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का रास्ता एकदम साफ कर दिया। ये था वो आखिरी कानून, फाइनल फैसला। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया और ब्रिटिश इंडिया को 2 आज़ाद डोमिनियन में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया और जो रियासतें थीं उन्हें चॉइस दी गई कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को, या फिर आज़ाद रहें। और इस तरह वो सफ़र जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट के एक छोटे से प्रोविजन से शुरू हुआ था, वो 1947 में 2 अलग मुल्कों के बनने के साथ अपने दुखद लेकिन लॉजिकल अंत पर पहुंच गया। ये कानूनों की वही सीरीज थी जिसने चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में पार्टीशन का रास्ता तैयार कर दिया था। तो आज हमने ये देखा कि कैसे लगभग 40 सालों में एक के बाद एक कानूनों ने एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत को शेप दिया। ये आज़ादी तक पहुंचने का एक कानूनी रास्ता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल जो आज भी हवा में है वो ये है कि क्या बंटवारा ही इस रास्ते की आखिरी और इकलौती मंजिल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।